नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए और सभी मित्रों के लिए लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी के लिए इसका लाभ मिले। हमारा जो बैच चल रहा है वो चल रहा है जीरो से हीरो। इस बैच में आपके लिए एकदम निचले स्तर से, जैसे बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता हो तब भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है दोस्तों, यदि वह हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बना रहेगा। और हमारी प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक दिन इसकी वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाता चलूँगा। एक एक बिंदु पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए ऑप्शन कैसा भी है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हिंदी जो है, हिंदी आप जान ही रहे हैं, आपके सभी परीक्षाओं के लिए कंपलसरी हो गई। चाहे आप यूपी पुलिस देते हो या एसआई देते हो या सीआरपीएफ या यूपी आपका यूपी एसएससी से भी रिलेटेड जो कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनमें आपकी हिंदी पूछी ही जा रही है। और टैट और सुपर टैट में तो आप एकदम ये समझ लीजिए कि आपका आना ही आना है। हिंदी देखिए 30 नंबर की आपकी यूपी टीईटी में 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और सुपर टैट में उधर आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंजेस है और इसमें तैयारी करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। तो क्यों ना हम बिंदु को देखते चलें और अच्छे से अपनी तैयारी कर लें, जिससे कि आने वाली जो परीक्षाओं में है काफ़ी अच्छा हमारा रिजल्ट रहे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और सभी मित्रों के लिए शेयर भी कीजिए जिससे कि सभी के लिए इसका लाभ मिले। चलिए बात करते हैं, हम अपने हिंदी पे आते हैं। इससे पहले हमारी जो वीडियो हुई है उसमें हमने आपके लिए स्वर के बारे में बताया, व्यंजनों के बारे में बताया, सबका अलग अलग बता दिया है। बिल्कुल आप पीछे की सारी वीडियो में अगर देखेंगे और आपने अगर देख लिया तो पूरी वर्णमाला आपकी एकदम एग्जैक्ट बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। अब जो हमारा है आज का जो टॉपिक है वर्णमाला के ही अंतर्गत है, पर है क्या वो आपका है उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखिए क्या है, आज हमारा जो टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको सीखना है दोस्तों। देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो जो बनने वाले वर्णमाला से प्रश्न है, विभिन्न प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है हम वर्णमाला के जो उच्चारण स्थान है इसको तो जरूरी जान लें। और ये अपने आप में ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से प्रश्न 100% बनता ही बनता है। तो देखिए अब ये जो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, जो भी ध्वनि या वर्ण हम अपने मुख से जो निकालते हैं या जो अंदर जो वर्णों की उत्पत्ति होती है, तो जीभा मुख के जिस जिस भाग में जहाँ जहाँ पर टकराती है तो वही स्थान दे दिया जाता है वर्णों का। जैसे कोई वर्ण है, अगर वो आपका दंत से टकरा रहा है तो उसका दंत स्थान दे दिया, किसी का तालु से टकराता है तो उसे तालु कर दिया, कोई आपका मूर्धा है तो मूर्धा कर दिया। तो इस तरीके से जैसे अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हमारे होठों से टकराते हैं तो उनके लिए ओष्ठ कह दिया। तो ये सब जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो मुख के द्वारा हो रही हैं और मुख से जो निकलने वाले वर्ण हैं जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे टकराते हैं वह उसके लिए वैसे ही उसका उच्चारण स्थान बना दिया जाता है। तो उच्चारण स्थान के लिए इसमें हमारे आएंगे व्यंजन भी होंगे, साथ में स्वर भी होंगे। अब ये देखना है, जब सीखेंगे तो इसको इंडिकेट करेंगे आपके लिए कि कौन सा हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना, ध्यान देना। तो देखिए वर्णमाला में जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, यानी कि जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन थे, जैसे सबसे पहले हम जब लेंगे तो कवर्ग था। क्या था? कवर्ग था। अब कवर्ग था, कवर्ग का तात्पर्य क्या हुआ कि का से लेकर जो वर्ण हमारे 5 वर्ण आएंगे वो कवर्ग के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पर क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 वर्ण हो गए। ये कवर्ग है, ये 5 वर्ग हो गए इसमें। उसके बाद में इसी में हमारा वर्ण एक आ जाता है हर्ष अ, दीर्घ और ह और फिर विसर्ग।
ठीक है, ये देखिए ये विसर्ग। तो ये शब्द ध्वनि हमारी क्या होती है, इसको आप इधर कर सकते हैं, चाहे आप कंठ कर लीजिए या आपका कंठ ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है, दोनों तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ध्वनियाँ जो हमारी क्या है, कंठ है। अब आपसे सिंपल ये नहीं पूछने वाला है कि का का स्थान बताइए, खा का बताइए, गा का बताइए, घा का बताइए, इसका क्या होगा। आपसे जो प्रश्न पूछने वाला होगा वो क्या रखेगा आपके लिए, हा रखेगा या फिर अ रख देगा या फिर विसर्ग रख देगा और कहेगा बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या है। तब आपको आंसर देना है, क्या देना है कि भैया जो हमने का वर्ग के अंतर्गत पढ़ा था और इसमें अ, दीर्घा, ह और विसर्ग ये सब ध्वनियाँ आई थी वो हमारे कंठ से थी। जैसे हमने कहा क, तो हमारी जो का की ध्वनि निकल रही है वो कंठ से निकल रही है। ख, ग, घ, अंग्या, तो ये सब ध्वनियाँ क्या है, हमारी कंठ ध्वनि है। कंठ के अंतर्गत ये ध्वनियाँ आती हैं। दूसरा देखिए, का वर्ग के बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो उसके बाद में हमारा चवर्ग है। कवर्ग के बाद चवर्ग है, तो ये चावर्ग हो गया। अब का वर्ग के बाद अगर हम चावर्ग लिखेंगे तो च, छ, जा, झा और या। ये देखिए ये 5 ध्वनि हमारी किसके अंतर्गत हो गई, चा वर्ग के अंतर्गत हो गई। अब चा वर्ग के अंतर्गत ध्वनि हो गई, इसके साथ में हमारे 2 वर्ण और जुड़ जाते हैं। कौन से, ई जुड़ जाएगा, ह्रस्व और दीर्घी और य और श, ये तालव्य श। अब देखिए इसके लिए क्या कहा है कि ये वर्ण हमारे क्या हो जाएंगे, तालु या तालव्य। ऐसे करके दोनों तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हो सकता है आपको तालु पूछ ले, हो सकता है तालव्य करके पूछ ले, तो दोनों को जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो ये हमारे वर्ण जो हैं च, छ, जा। अब देखिए चा की ध्वनि जो है, हम अगर चा बोल रहे हैं, आप देखिए उच्चारण खुद स्वयं करके देखिएगा। जैसे हमने बोला चा, छ, जा, तो हमारी जो जीवा है वो जीवा हमारी जो मुख का ऊपरी भाग है, जो ऊपरी भाग है उसमें जाके टकरा रही है, यानी कि तालु वाले भाग में ऊपर जीवा टकरा रही, इसलिए इनके लिए तालु या तालव्य कहा जाता है। उसी तरीके से देखिए ये, अब इसमें क्या ज्यादा पूछता है, आपका शा बहुत पूछता है, या बहुत पूछता है, बाकी ये वर्ग तो आप जान ही लेंगे। ई पूछ लेगा ये कि किस वर्ण का है। जो हमारे इसके साथ में जुड़े हुए वर्ण उन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वर्ग तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन इन वर्गों के साथ में जो वर्ण है इनको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में हम चलते हैं टवर्ग में। टवर्ग में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ और ड़। ये देखिए ये हमारे वर्ण किसके अंतर्गत हो गए, टवर्ग के अंतर्गत हो गए। अब टवर्ग के अंतर्गत हमारे इसमें और भी वर्ण जुड़ जाते हैं। एक तो जुड़ जाता है ऋ, एक मूर्धन्य ष है, एक र। तो इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, मूर्धा। क्या कहेंगे, मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य कहेंगे। क्योंकि जो टा वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ऋ और श और र, तो ये हमारी जो ध्वनियां हैं वो मूर्धा से है, यानी कि मूर्धन्य कही जाएंगी। क्या कही जाएंगी, मूर्धन्य ध्वनियां कही जाएंगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारे 3 वर्ग हुए हैं, चौथा वर्ग हमारा जो है वो भी है तवर्ग। क्या है, तवर्ग। तवर्ग में क्या आएगा, त, थ, द, ध और न। 5 ध्वनियां तो हमारी ये हो गई। क्योंकि वर्ग जो हम सीख रहे हैं, इन वर्ग में जो हमारे 25 पहले हम वर्गों को जो है हमारे स्पर्श व्यंजन हम उनको सीख रहे हैं। अब तवर्ग के अंतर्गत जो हमारा है इसमें 1-2 वर्ण और आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, ल और श। तो ये हमारे जो वर्ण है वो क्या है, दंत। क्या है, ये दंत है हमारे। अब देखिए इसमें क्या पूछेगा आपसे, ये पूछता है ल और श।
इन सा का भी ध्यान रखना है, कौन सा तालब शाह है, कौन सा मूर्धन शाह। अब देखो यहाँ पे तीनों शाह आ गए, एक तो शाह आ गया, ये किस में चला गया, ये तालब में चला गया। दूसरा इसमें शाह आ गया आपका, ये मूर्धन में चला गया। फिर तीसरे नंबर पे शाह आया है, ये हमारा किस में चला गया, दंत में चला गया। तो ये हमारा ये किस में चला गया, दंत में। तो इसके अंतर्गत जो ध्वनि आने वाली है तवर्ग प्लस उसके बाद में जो ला और शाह है ये हमारे क्या है, ये हमारे दंत ध्वनि के अंतर्गत आने वाले हैं, आते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं और लास्ट जो है हमारा पवर्ग है, क्या है, पवर्ग। पवर्ग में देखिए क्या है, पा फा बा भा और मा। उसके बाद में यहीं पे पवर्ग में दो वर्ण और आ जाते हैं। जो पवर्ग है उस पवर्ग में दो वर्ण और आ जाएंगे आपके ऊ और दीर्घ। तो ये वर्ण जो है हमारे क्या कहे जाएंगे, ओष्ठ। क्या होंगे, ओष्ठ। ये ओष्ठ हैं, क्योंकि जब हम पा की ध्वनि को, पा है फा है, देखिए अब उच्चारण करके देखिए आप, पा फ ब भ, तो इसमें हमारे दोनों ऊपर और निचले दोनों होंठ जो हैं आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए ये हमारे ओष्ठ ध्वनि कही जाती है। अब जैसे हमने कहा ऊ ऊ, तो देखिए इसमें भी हम जोर किस पे दे रहे हैं, होठों पे दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी, ओष्ठ के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये 5 वर्ग हो गए दोस्तों, इसमें 5 वर्ग हो गए। पांचों वर्गों में अगर देखा जाए, अब 5 वर्ग हो गए, पांचों वर्गों के बाद हम कुछ और भी जान लेते हैं कि कुछ और वर्ण हैं जिनके लिए क्या स्थान दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे रेस करते हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जहाँ पे अगर किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएगा कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो हम प्रयास करेंगे कि अगली जो हमारी क्लास होने वाली होगी उसमें आपको दोबारा रिवीजन पे हम कर देंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ वर्ण हमारे होते हैं जिनके लिए कहते हैं कंठ तालु। जैसे हमने कहा कंठ तालु। अब कंठ तालु के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो हमारे 2 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं, ए है और ऐ है। अब देखिए ए और ऐ जो वर्ण है हमारे वो क्या है, कंठ तालु है। तो सबसे पहले हमको इन वर्णों की अपेक्षा हमको पहले ये समझना जरूरी है, कंठ और तालु। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आपके लिए, जो तालु के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं वो भी पढ़ा चुके हैं। इससे पहले जो कंठ की ध्वनि है वो भी हम पढ़ा चुके हैं कि कंठ में क्या क्या है। अब अगर आपने संधि नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं, वैसे तो मेरी सारी क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपको संधि भी सिखाएंगे, वहाँ पे भी इन वर्णों के बारे में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कंठ की बात आई है, तो जब हम वर्ण करते हैं आ और ई, आ और ई मिलके ए वर्ण हो जाता है, आ और ई मिलके ए वर्ण हो जाता है। तो अब इसमें ये ध्वनि जो है आ वाली, हमने अभी सबसे पहले आपको कंठ की ध्वनि पढ़ाई थी, तो जो आ है वो हमारा क्या है, वो कंठ है। और ई का स्थान क्या है, ये हमारा तालु है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, कंठ और तालु कर दिया, तो कंठ तालु से बनने वाला वर्ण हमारा क्या हो गया, ए हो गया। कंठ तालु से बनने वाला वर्ण हमारा क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा अगर आई करेंगे तो अ और प्लस ए, तो दोनों का स्थान क्या हो, आई हो जाएगा। तो ये देख लीजिए इसमें भी हमारा वही है। तो इस तरीके से अगर हम इन वर्णों को देखा जाए तो इसमें कंठ और तालु दोनों की ध्वनि यहाँ है, और इस तरीके से इन वर्णों को बनाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि कंठ तालु निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालु के अंतर्गत आने वाली ध्वनि है या वर्ण है, तो आप क्या बताएंगे, ए और ऐ, ये हमारी ध्वनि क्या है, कंठ तालु के अंतर्गत है। उसके बाद में आगे कंठ तालु हो गया, उसके बाद में आपका कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कंठोष्ठ देखिए, कंठोष्ठ ऐसे भी लिख सकते हैं और कंठोष्ठ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को अगर हम देखें
तो ये क्या लिखा है इसमें, ये कंठ लिखा है और प्लस ओष्ठ लिखा हुआ है। अब देखिए कंठ की ध्वनियाँ क्या थी वो भी हमने बता दी, और उसके बाद में हमने कंठ की ध्वनि थी वो भी हमने बता दी, और ओष्ठ के बारे में समझ लीजिए, ओष्ठ की ध्वनियाँ भी समझ लीजिए। तो जब हमने आपको ओष्ठ वाले में बताया था, ओष्ठ की बात हो चुकी है हमारी और कंठ की बात हो चुकी है, तो दोनों को मिला दिया तो कंठोष्ठ हो गया, सीधी सिंपल बात है। इससे पहले जो अगर हमने सीख लिया है कि कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, तो हम बहुत अच्छे से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ण है हमारे कंठोष्ठ में कौन कौन से हैं, ओ है और औ है, ये दो वर्ण हैं, ओ और औ है। अब देखिए यहाँ पर जब बनाएंगे तो जब आ और प्लस उ, आ और उ मिलके क्या होता है, ओ होता है, ओ निकल आया। अब देखिए जो इसमें आ है ये क्या है हमारा, ये हमारा कंठ है, उ है, उ हमारा क्या है, ओष्ठ है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ओष्ठ की भी ध्वनि पढ़ चुके हैं और कंठ की भी ध्वनि पढ़ चुके हैं। इसलिए ओ और जे आ हमारा कंठ हो गया, उ हमारा ओष्ठ हो गया, तो दोनों को मिला के ओ जब वर्ण हमारा हुआ है तो ये कंठोष्ठ हमारा वर्ण हो गया। क्या हो गया, कंठोष्ठ वर्ण हो गया। उसी तरीके से हमारा दूसरा वर्ण औ हो गया, यानी कि आ और ओ करके औ हो जाता है, वो भी हमारा कंठोष्ठ हो जाएगा। उसके बाद में यहीं पे एक वर्ण और आता है आपका दंतोष्ठ करके पूछा जाता है, कहा जाता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आपका केवल हुआ है, इसको ध्यान रखना है। क्या रहेगा आपका, हुआ रहेगा, कहीं वाह मत कर देना, क्योंकि वाह वाली ध्वनि है हमारी वो पावर की है, वो ओष्ठ के अंतर्गत चला जाता है। इसलिए वाह और वाह में दोनों में अंतर समझ लीजिए। जब वाह होगा तो उसमें ऐसे होगा, और ये लिखा है तो ये आपका ऐसे होगा केवल। तो ये वाह है, ये वाह हमारा दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ के अंतर्गत आने वाला केवल एक ही ये वर्ण है हमारा, वो क्या है, दंतोष्ठ है। उसके बाद में कुछ और भी हम जान लेते हैं, जो हमारे कुछ वर्ण होते हैं जो जीभा के जीभा से जो वर्णों का जो अग्रभाग जैसे होता नहीं, कहते हैं कि अग्रभाग बताइए या मध्य भाग बताइए, पश्च जो वर्ण हैं उनको बताइए। तो अग्रिम वर्ण, मध्य वर्ण और पश्च वाले, इनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि भाई ये क्या है, कि वर्णों का जीभा के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। कहा जीभा के आधार पर जो जीभ का है, जीभ का आधार मान के कहा गया कि वर्णों के कितने आधार होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 आधार माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं, सबसे पहले माना गया है उन्हें अग्र, क्या माना है, अग्र। उसके बाद में अग्र स्वर, उसके बाद में दूसरा नंबर पे माना गया है मध्य स्वर, और तीसरे नंबर पे माना गया है पश्च स्वर। अब देखिए जो अग्रभाग है, जो जीभा से हमारी जो जीभा है, जीभा के जो अग्र वाले भाग से जिन वर्णों को हम करते हैं वो अग्रभाग के अंतर्गत आते हैं। अब अग्रभाग के अंतर्गत जो वर्ण है हमारे, वो क्या है, ई, ए, ऐ, ये हमारे 4 वर्ण यहाँ पे निकल के आ जाते हैं अग्र वाले। मध्य में केवल अ है, मध्य में केवल एक ही वर्ण है, वो क्या है, अ। मध्य में क्या है, केवल अ है। उसी के बाद जब हम पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में हमारा क्या रहेगा, अ रहेगा, उ, ओ और औ। ये जो वर्ण है, या एक हमारी आगत जो ध्वनि थी अ, ऐसे करके, ये भी हमारी किसके अंतर्गत आती है, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आती है। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे अगर बनता है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर बताइए, तो अग्र स्वर बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं कि भाई ई, ह्रस्वी, दीर्घी, ए और ऐ, ये वर्ण हमारे क्या है, अग्र स्वर है। तो आप अग्र स्वर को कर सकते हैं।
वही यहाँ पर अगर मध्य स्वर की बात आए तो मध्य में केवल एक ही वर्ण हमारा आया है, अ आया है, तो यहाँ पर आश हो गया। उसी के बाद हमारे पश स्वर की आए तो पश स्वर में हमारा दीर्घ आया, ऊ आया, दीर्घ ऊ आया, ओ और अ जो हमारी अगत ध्वनि थी, तो ये हो गया। अब एक तौर से हम मोटे मोटे तौर से आपको एक लेके चलेंगे, समझाएंगे। इतना हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। उसके बाद में हम जानते हैं कुछ, देखिए आता है कि स्वर। अब स्वरों की संख्या सीधे सीधे आपसे अगर पूछे कि स्वर कितने होते हैं, एक बार रिवीजन ले रहे हैं, मतलब एक बार हम इसको पुनः रिवीजन पे ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, पूरा वर्णमाला हमारा इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आगे हम कोई नया दूसरे अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब स्वर पूछा जाए तो स्वर हमारे कितने थे, स्वरों की संख्या 11। अगर आपसे परंपरागत पूछता है तब संख्या 13 लगाएंगे, नहीं तो संख्या क्या लगाएंगे, 11 लगाएंगे। जो 11 कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और इसीलिए 11 को ही माना गया, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से। उसके बाद अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे कितने हैं, 33 व्यंजन है। अगर इसमें हम 2 व्यंजन और जोड़ देते हैं तो 35 हो जाते हैं। कभी कभी आपको 35 भी मिलेगा। अगर 33 वहां ना दिखाई दे, और 33 जब वहां ना दिखाई दे और आपको वहां 35 दिखाई दे रहा हो तो आप 35 लगाएंगे। यदि 35 ना हो और 33 हो तो 33 पे ही लगाएंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, छात्र, अज्ञा, औश्रा। जबकि संस्कृत में कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में 4 माने जाते हैं। अंतस्थ की बात आई, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी थी, 4 थी। याराला हुआ, ये हमारे अंतस्थ हो गए। अंतस्थ को ही हमने अर्धस्वर भी कहा है। इनकी एक संज्ञा और दी गई है कि अर्धस्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण पूछ लेता है। तो अर्धस्वर में हमारा क्या रहेगा, याराला हुआ। उसके बाद में अंतस्थ हो गया, संयुक्त हो गया। उसके बाद में आता है आगत ध्वनि। आगत में क्या रहेगा, अ। इस तरीके से उसमें चंद्र बिंदु नहीं रहेगा। तो ये आपका हो गया। आपका ऊष्म वर्ण आता है। ऊष्म वर्ण कितने हैं, वो भी हमारे कितने हैं, 4 वर्ण हैं। श, ख, स, ह, यानी कि तीनों श रहेंगे और हमारा ह रहेगा। तो ये भी हमारे कितने हो गए, 4 वर्ण हो गए। इसी में यहाँ पर द्विगुणित पूछता है आपसे, क्या पूछता है, द्विगुणित वर्ण। तो द्विगुणित वर्ण कितने हैं, 2 हैं। द्विगुणित वर्ण 2 हैं। फिर पूछता है अयुग्मा वर्ण, तो ये भी 2 हैं हमारे। कौन कौन से हैं, अंग, अ। द्विगुणित में क्या है, ड और ढ, इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर हम वर्णमाला के सब अगर मोटे मोटे तौर से अगर इन सबको जान लेते हैं। अब ऐसे पूछ ले आपसे स्पर्श ध्वनियाँ कितनी हैं, स्पर्श वर्ण अगर पूछ ले तो का से लेकर मा तक की ध्वनि होती है। इसमें कितने आते हैं, 25 वर्ण आते हैं। तो आपके 25 वर्ण हो गए। इस तरीके से आपके ये हो गए, संयुक्त हो गए, ऊष्म भी हो गए, अंतस्थ भी हो गए। इसी तरीके से सबको डिवाइडेशन कर दिया गया है अपने अपने वर्गों में। यदि आप एक मोटे मोटे तौर से इस तरीकों को जान लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में बैठे, चाहे वह ARO वाली हो, RO वाली हो, या आपकी टेटी हो या सुपर टेट हो, या विभिन्न परीक्षाएं कोई सी भी हो हिंदी से रिलेटेड, तो आपके एकदम एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। आप कहीं से गलती नहीं कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे और उसमें नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे आपका अगला। और बाकी जिन लोगों को अभी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जो सारी वीडियो हमारी एक उसमें चलती रहेंगी। कि हिंदी का है तो हिंदी में आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। कुछ मित्रों ने लिखा था कि भाई सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ, बना दूंगा आप बहुत जल्दी, और सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।